वो भी जब कम पड़ता है तो क्या बनाता है? एसबीयू। मैंने क्या कहा था, मल्टी डिविजनल सीक्वेंस में नहीं बोलते, मल्टी डिविजनल तो डिवीजन का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, समझ गए? तो उसके बाद एसबीयू बनाते हैं सब लोग। चलिए, आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? एसबीयू, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। अगर इसको अच्छे से समझना है ना, इस स्ट्रक्चर को, तो इसको ऐसे समझो जैसे आपका स्कूल होता है। जैसे स्कूल्स में क्या होती है, 12 क्लासें, और सेक्शन कितने होते हैं? हर सेक्शन में भी तो एक बहुत सारे होते हैं, एक क्लास में भी तो बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, है ना? तो आप सही बताऊं तो ऐसे ये स्ट्रक्चर बिल्कुल वो स्कूल जैसा दिखता है, समझिए? स्कूल कैसे मैनेज होता है बताओ? इतना बड़ा, अगर आप ऐसे देखो, ऐसे देखेंगे तो क्लासेस तो कितनी हो गई, क्लासरूम के हिसाब से थोड़ी होता है। भाई ऐसे देखो तो 12 क्लासें, मान लो हर क्लास में 5-5 6-6 सेक्शन है आजकल ज्यादातर स्कूल्स में, तो मान लो 6 सेक्शन है, कितनी क्लास हो गई? 72। 72 हो गई। तो यार 72 क्लासेस को अगर आप एक एक अगर ऐसे इंडिविजुअली सोचोगे तो वो मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसके ग्रुप्स बना दो, कितने? 12 ग्रुप, और उन ग्रुप के ऊपर एक क्या बिठा दो? एक किसी को बिठा दो, मैनेजर को, है ना? समझ गए? और उन 12 ग्रुप्स को तो मैनेज, उन मैनेजर को तो मैनेज करना आसान है। तो ये बिल्कुल सेम सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इसका, स्कूल वाला, समझ गए? तो जैसे मैंने क्या कहा, आपके मान लो आपका स्कूल है, स्कूल में एक कौन होता है आपका? मान लो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का खुद का एक क्या होता है? स्टाफ, है ना? तो उसका वो स्टाफ हो गया, कॉर्पोरेट स्टाफ वगैरह जो भी उसका उसका भी एक स्टाफ होता है ना, खुद का सारा सिस्टम। अब उसके बाद मान लो स्कूल में कितने क्लासेस हैं आपके? भाई 12 क्लासेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओए, लेट हो गया तू आज, क्यों? हैं? कल से क्या कह रहे हैं? जोर से बोल। तो आज से लेट क्यों आया? बैठ जा, कल से नहीं करूंगा। देख, तेरे को लास्ट टाइम ही मैंने उस दिन आने दिया था। देखो, तो अब 12 क्लासें हैं ना तुम्हारे, हर क्लास में भी क्या है? बहुत सारे हैं, है ना? हर क्लास के अंदर बहुत सारे हैं, ठीक है? इसके अंदर भी 4-5-6, इसमें भी 4-5-6। अब आप सोचो, ये मैंने सिर्फ कितने बनाए? 72। सोचो, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, है ना, अंबानी की, अडानी की, टाटा की, इनके 100-200 बिजनेस है, 100-200 डिविजन्स। तो अगर 100-200 डिविजन्स को अगर हम डिविजनल स्ट्रक्चर से मैनेज करेंगे, और सारे सबका अलग अलग डिविजनल मैनेजर, तो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। 200 को कैसे मैनेज करोगे? 200-300 डिविजन्स हैं, मुश्किल है मैनेज करना। लेकिन अगर हम उनके क्या बना दें? ग्रुप्स, जो कॉमन सिमिलर से हैं, अगर हम उनके ग्रुप बना दें और उनको कुछ 10-12 ग्रुप्स में डाल दें, और हर ग्रुप के ऊपर एक क्या बना दें? एक सीईओ या मैनेजर, तो उनको तो मैनेज करना क्या होता है? आसान ना? तो ऐसे ही आज की डेट में जितने भी बड़े बड़े जो एम्पायर्स हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, लार्ज कॉर्पोरेशंस, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, जिनके मल्टीपल बिजनेस है, 100-200 इतने सारे, वो किससे मैनेज हो रहे हैं? एसबीयू से, समझ गए? और इस स्ट्रक्चर में क्या होता है? 3 लेयर्स होती है, इसमें भी 3 लेयर्स। एसबीयू स्ट्रक्चर के अंदर भी 3 लेयर्स होती है। एक आपका जो कॉर्पोरेट लेवल है, ऊपर वाला स्टाफ, सीईओ, ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब जो होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब, और इसका कॉर्पोरेट स्टाफ, ठीक है? ये तो एक लेवल हो गया। फिर अब सुनना, इनके बाद कौन होते हैं? मान लो टाटा है, तो टाटा के बताऊं आपको कुछ 10-11 ग्रुप्स हैं, 10-11 ग्रुप्स बोल दो, वर्टिकल्स बोल दो, ठीक है? तो एसबीयू बोलते हैं उनको, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। टाटा मोटर्स उनमें से एक यूनिट है, ठीक है? टाटा मोटर्स का एक अलग सीईओ है, उसका एक अलग सीईओ है। ऐसे ही टाटा ग्रुप ऑफ होटल्स, ताज ग्रुप सुना है तुमने? ताज ग्रुप टाटा ही तो है। उसके अलावा वो तो खुद का ओन्ड है, फुल्ली ओन्ड,
उसके अलावा 3-4 को तो उसमें उसने उनका स्टेक भी खरीदा हुआ है, उनको भी वही मैनेज करता है, वो भी इसी में ही आते हैं, ओबरॉय ग्रुप और एक दो और। फिर सुना है तुमने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, सुना है? टाटा स्टील नहीं सुना? स्टील का भी तो काम है उसका, टाटा स्टील। फिर लिस्ट कम पड़ जाएगी, इतने बिजनेस हैं उसके, समझ गए? और बोलो। एयरलाइंस, एयरलाइंस भी तो है। फूड में एफएमसीजी, नमक वमक, समझ गए? इसके अलावा केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम में भी था, लिस्ट कम पड़ जाएगी। और सुनो, इनके अंदर भी क्या होते हैं? इनके अंदर होते हैं डिविजनल, बहुत सारी डिविजन्स। टाटा मोटर्स में कितने डिविजन्स है पता है तुमको? पैसेंजर व्हीकल, यहां पे भी गाड़ियां बनती हैं। फिर कमर्शियल व्हीकल, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, ट्रक। हाँ, अभी हुआ है ना, क्या कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, फिर ईवी, समझ रहे हो? ऐसे इसके अंदर भी बहुत सारी क्या होती है, डिविजन्स होती हैं। एक होटल, होटल में भी 2-4 डिविजन्स है उसके, 2-4 बिजनेस। टीसीएस में मान लो 2-4, स्टील में मतलब ऐसे, एयरलाइंस। तो एफएमसीजी में कितने प्रोडक्ट्स हैं टाटा के? ये वोल्टास, वो कहां लग गया, एसी, वोल्टास, क्रोमा। बेटा लिस्ट बहुत बड़ी है, समझ गए मेरी बात? तो बहुत सारे बिजनेस है। अब आप सोचो, ये जो बीच वाला लेवल होता है, अब एक एक ये इसको क्या बोलते हैं, ये एक ग्रुप है, ये उसकी एक एसबीयू है, एसबीयू 1, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट 1, मतलब फर्स्ट ग्रुप। इस ग्रुप में बहुत सारे बिजनेसेस हैं, डिविजन्स हैं बहुत सारी, इन सबको एक सीईओ मैनेज करता है। ऐसे ही टाटा होटल्स, इसके अंदर भी 3-4-5 बिजनेस है, समझ गए? 3-4-5 डिविजन्स है, इसके अंदर डिविजन्स है। इस ग्रुप को कौन मैनेज करता है? इसका अलग सीईओ बना रखा है उन्होंने। टीसीएस, टीसीएस का अलग सीईओ है, खोल के देख लो आप गूगल, समझ में आया? इसमें 2-3 बिजनेस होंगे उसके। फिर टाटा स्टील, इसका अलग बिजनेस होगा, इसका अलग सीईओ होगा, इसमें अलग सीईओ होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें भी है, जने किसमें नहीं है वो टाटा, इतने बिजनेस है। अब आप समझ गए? तो 3 लेवल्स कैसे हुए सर? ये तो 2 ही दिख रहे, अब आपको दिखाता हूं 3 कैसे हुए। अब हर हर ग्रुप में भी तो क्या होते हैं, डिविजनल मैनेजर्स। एक इसका डिविजनल मैनेजर होगा, एक इसका डिविजनल मैनेजर होगा, एक इसका डिविजनल मैनेजर होगा, इसके अंदर भी है, एक इसका डिविजनल मैनेजर होगा, एक इसका डिविजनल मैनेजर होगा, एक इसका डिविजनल मैनेजर होगा। तो 3 लेवल्स होते हैं एसबीयू के अंदर। एक कॉर्पोरेट लेवल, ये हो गया फर्स्ट लेवल। एक होता है ये जो सीईओ है, ये जो सीईओ है, ये होता है सेकंड लेवल, बिजनेस लेवल कह सकते हो। और तीसरा होता है आपके ये डिविजनल मैनेजर्स, समझ गए? डिविजनल मैनेजर्स होता है थर्ड लेवल। इसके अंदर और आएगा चौथा, वो इनमें भी है। तो मेजरली वैसे 3। आओ दीदी आओ, कल मत आना, लेकिन कल मत आना लेट। बैठो बैठो बेटा, टाइम में मेरी बात नहीं, समझ में आ गई मेरी बात? 1, 2 और 3। तो ये जो लेवल्स होते हैं, ये बहुत बड़ा, जो जितने भी लार्ज कॉर्पोरेशन है सब इसी प्रकार की है आज की डेट में। रिलायंस है, रिलायंस के आप बिजनेस उठा लो, इतने सारे बिजनेस है, 100-200 बिजनेस। 100-200 को अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो मैनेज नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ग्रुप बनाते हैं उसके 10-12, भाई मुकेश अंबानी के कितने बच्चे हैं बताओ? 3 बच्चे हैं खुद के, समझ रहे हो? 3 बच्चे खुद, वो 2, 5 जने ही तो है। कितने इंडिविजुअली अगर देखें तो कितने बिजनेस मैनेज कर सकते हैं? ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 12 सीईओ को तो मैनेज कर सकते हैं ना, 10-12 सीईओ को तो मैनेज कर सकते हैं कि भाई 3-3 बांट लिए बच्चों में, समझ गए? 5 जने हैं तो 2-2 बात कर रहे हैं मैनेज, वो तो किया जा सकता है। सो ऑब्वियसली वो बहुत सारी डिविजन्स को नहीं कर सकते, लेकिन इनके सीईओ को तो मैनेज कर ही सकते हैं ना उसके बच्चे, यही तो करना है उनको जीवन भर। आपको क्या लगता है मुकेश के बच्चों को क्या करना है? इंडिविजुअल मैनेजर्स पे ये ध्यान देंगे क्या? नहीं, वो तो ये सीईओ देगा। इनके सीईओ को उसको वो ध्यान कौन रखे, वो, कि वो सीईओ काम ठीक से कर रहा है या नहीं। आगे बात समझ में? तो जितनी भी आज की डेट में सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन है दुनिया में, जिनके डाइवर्सिफाइड बिजनेस है 100-200 300 और ज्यादा, तो वो सब किससे मैनेज हो रहे हैं आज की डेट में? स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट से। इसमें हम क्या करते हैं, जो कॉमन सिमिलर बिजनेस होते हैं, पहले
जो सिमिलर नेचर के हैं उनको ग्रुप बना के एक ग्रुप में डाल देते हैं, और एक ग्रुप को बोलते हैं एसबीयू, और उसका एक क्या बना देते हैं, मैनेजर कह लो, सीईओ कह लो, वो बना देते हैं। समझ गए? ऐसे ही करके होता है इसके। एफएमसीजी में कितने प्रोडक्ट्स होंगे टाटा के, सोचो आप, बहुत सारे हैं। एक ही सिर्फ नमक की थोड़ी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो सब उसमें आ जाएगा। अभी उसने मेडिसिन में नहीं आया क्या, वो टेक्सटाइल में नहीं आया क्या, मेडिसिन में नहीं आया, टाटा 1 mg करके वो दुकानें खोली है उसने। फिर बहुत सारी चीजें हैं बेटा, आपके और मेरे उससे बहुत अलग, पता भी नहीं होगा अपने को। चलो समझ में आया? तो ऐसे करके बहुत बड़ा होता है ये बिजनेस। दिखाता हूं आपको एक रियल वेबसाइट खोल के। घड़ी तो भूल ही गए, टाइटन, ज्वेलरी भूल गए, तनिष्क, बेटा कितनी चीजें हैं, अपने बस की नहीं, इतनी तो इतने बिजनेस है इसके। ये लो, इतनी एसबीयूज हैं इसकी, इतने ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स। इंफॉर्मेशन आईटी के अंदर कितनी कंपनी है उसकी, टीसीएस, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी, ऑटोमोटिव में कौन कौन सी है, टाटा मोटर्स। अरे इनको कैसे भूल गए बाकियों को, इनको भी तो खोपचे में ले लिया उसने, एक्वायर कर लिया। जैगुआर, लैंड रोवर, टाटा पैसेंजर। अब ये पहले क्या हो गया, टाटा मोटर्स में ही आता था पैसेंजर, इसको भी अलग कर लिया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अलग है उसकी, अलग डिवीजन है। टाटा मार्को पोलो, मेटल्स माइनिंग में दो कंपनी हो गई, टाटा स्टील, टाटा मेटेलिक्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में टाइटन कंपनी, तनिष्क, टाइटन वॉचेस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, और वो तुम्हारी वो क्या नाम है, नॉइस, नॉइस कंपनी को भी तो एक्वायर कर लिया था। समझ गए? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में चाय, चाय में भी कितनी कंपनी, टाटा टी, टेटले, टाटा सॉल्ट, ट्रेंट, वेस्ट साइड स्टूर, जूडियो, वोल्टास, अप्लायंसेस, क्रोमा। हॉस्पिटैलिटी में ताज ग्रुप ऑफ होटल्स खुद का है, और भी बहुत दो तीन और है। पावर एंड एनर्जी, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, टेलीकॉम मीडिया, इनमें भी है। फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा कैपिटल, टाटा एआई, टाटा एआईजी। समझ रहे हो? फाइनेंस में भी है। कितने तो ग्रुप नहीं बनाए अपन ने, आप सोचो जरा, इतने सारे कंपनियों के नाम गिनोगे ना बेटा, बहुत सारे हो जाते हैं। तो इतनी कंपनीज को कैसे, फिर इतने बिजनेसेस को कैसे मैनेज करेंगे डिविजन्स लेवल पे? नहीं, फिर क्या बनाते हैं हम, ग्रुप्स। एक बात बताओ, तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप ही तो है। एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, चार ग्रुप, पांच ग्रुप, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ग्रुप्स में उसने अपने सारे बिजनेसेस को डाल दिया। हर ग्रुप में भाई किसी में तीन चार कंपनियां हैं, किसी में चार पांच छह भी हैं, किसी में एक दो भी हैं। दिख रहा है आपको? अरे किसी में एक दो भी तो है, इसमें एक दो है, इसमें दो है, तो ऐसे होता है। समझ गए क्या सब लोग? तो इस प्रकार से ये मैनेज किए जाते हैं बड़े बड़े एम्पायर्स। ठीक है? ये लो, ये ग्रुप्स ही तो है। टीसीएस, इसमें दो तीन कंपनी होगी, टाटा स्टील में इसमें दो तीन होगी, पैसेंजर व्हीकल में दो तीन चार होगी, है ना। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में कितने सारे हैं, टाटा पावर, इंडियन होटल्स। समझ गए? बहुत सारा है बेटा ये ग्रुप, ये लिस्ट ये रही। टेक्नोलॉजी एक ग्रुप है, उसका उसका अलग सीईओ, स्टील में अलग सीईओ, ऑटोमोटिव में अलग सीईओ, कंज्यूमर रिटेल अलग सीईओ, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सर्विसेज, एरोस्पेस। अभी वो कॉफी, स्टारबक्स के साथ भी तो लाइंस किया है उसने। टूरिज्म, ट्रैवल, टेलीकॉम, मीडिया, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, क्या नहीं है। हेल्थ, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, कैसे भूल गए। समझ गए? तो बेटा ये होती है क्या, एस बी यू। और ये जो ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स ही तो हैं। उसने 10, 5, 10, 11 ग्रुप्स हैं, उसके अंदर उसके बहुत सारी डिविजन्स आती हैं। तो किसी में 5, 6 डिविजन्स, किसी में 2, 4, किसी में 3, 4, किसी में एक दो भी है। आई कि नहीं आई बात समझ में? ये होता है एस बी यू। समझ में आ गई मेरी बात? स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट एक बड़ा, ये वहां फॉलो किया जाता है उन कॉर्पोरेशंस के जो लार्ज कॉर्पोरेशंस हैं, जिनके 100, 200, 300 बिजनेसेस हैं। तो उसको चलाने के लिए वो उसको ग्रुप्स में बांट देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एसबीयू, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट बोलते हैं। वो जो ग्रुप होता है उसके अंदर क्या होती है, कुछ सिमिलर नेचर की डिविजन है, उनको हम ग्रुप बना के एक ग्रुप में डाल देते हैं। और उस ग्रुप को कौन मैनेज करता है, एक उसका अलग क्या, सीईओ मैनेज करता है। सीईओ या मैनेजर कह लेते हैं उसको, यूनिट मैनेजर भी कह देते हैं उसको। आई कि नहीं आई बात समझ में? ऐसे ही आप अंबानी का खोल लो, सबके दिख जाएंगे। समझ में आया? स्टार्ट करें? स्टार्ट होगा अब तो चलो स्टार्ट करते हैं। एस बी यू, स्ट्रैटेजिक
बिजनेस यूनिट, तो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, ये क्वेश्चन आया था आपकी बार एक कल्चर पे, कॉर्पोरेट कल्चर, समझ गए? ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। चलिए, तो जो बच्चा सब कुछ पढ़ के जाता है ना, वो गारंटी पास होता है सीएम। कभी इतना जीवन में डिफिकल्ट पेपर नहीं आता कभी किसी भी सब्जेक्ट का। जिसने सब कुछ पढ़ा है वही होगा लेकिन पास। अब जिसने क्या है, कुछ पढ़ा है कुछ छोड़ दिया, तो जो छोड़ दिया वो भी तो आ जाता है, वो उसको काउंट ही नहीं करते क्या? जो छोड़ते हैं वो तो आता ही आता है। कुछ भी मत छोड़ो, हमेशा सब कुछ करके जाओ, कभी फेल होगे ही नहीं आप, हमेशा पास होगे ही होगे। चलो, एस बी यू स्ट्रक्चर, ठीक है, करें स्टार्ट। एस बी यू स्ट्रक्चर क्या नाम है? फुल फॉर्म स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये काफी बार पूछा जाता है। देखो सर, पहला पॉइंट, दिस कॉन्सेप्ट इज रेलिवेंट टू कौन से बिजनेस? मल्टी प्रोडक्ट, मल्टी बिजनेस एंटरप्राइजेस, लार्ज कॉर्पोरेशन जिनके हैं, तो ये कॉन्सेप्ट उनके लिए बना है, ठीक है। एंड एसबीयू इज अ ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड बिजनेस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो रिलेटेड वाले बिजनेस हैं उनको हम ग्रुप बना के एक एसबीयू में डाल देते हैं। सही है कि नहीं है? ऐसा अभी आप देखा ना, ग्रुप बना दिया था ना, सारी ऑटोमोटिव वाले को एक ग्रुप में बना दिया उसने, ऐसा कर लिया। फिर एज पर दिस कॉन्सेप्ट अ मल्टी बिजनेस एंटरप्राइज ग्रुप्स इट्स मल्टीट्यूड ऑफ बिजनेसेस इनटू फ्यू डिस्टिंक्ट बिजनेस यूनिट्स इन अ साइंटिफिक वे। क्या कह रहा है? इस स्ट्रक्चर के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके बहुत सारे बिजनेस है, मल्टीट्यूड ऑफ बिजनेस, उनको हम ग्रुप कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं उनकी, कुछ 10-12 यूनिट्स में, फ्यू यूनिट्स बना देते हैं उनकी, ठीक है। और कैसे ग्रुपिंग करते हैं? साइंटिफिक तरीके से। ऐसे थोड़ी, एक बात बताओ, टाटा मोटर्स के अंदर आपने टाटा सॉल्ट वाली भी डाल दी, अरे यार कहां गाड़ी बन रही है किधर? तो जो ग्रुपिंग हम करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, समझ गए? अभी आईटी वाली जो थी, आईटी में देखा आपने 2-3 थी, फाइनेंस में कौन सी डाल दोगे? अब सोचो फाइनेंस वाली में एसी वाली थोड़ी घुसा दोगे। सोचो फाइनेंस वाली में घड़ी वाली भी, टाइटन भी डाल दी, अरे यार वो फाइनेंस की ग्रुप है, उसमें सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड काम होना चाहिए। तो वो जो ग्रुपिंग भी हम करते हैं वो कैसे बनाते हैं? साइंटिफिक वे से करते हैं, अच्छे तरीके से, समझ गए? अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है, क्यों बना रहे हैं ये स्ट्रक्चर का? सर पर्पस ये है, देखो वो डिविजुअल स्ट्रक्चर से तो मैनेज हो ही नहीं सकता। सो द वहां पे क्या हो, अगर एक बात सोचो, अगर ये लोग ये नहीं अडॉप्ट करते, 100-200 डिविजन्स रखते और डिवीजन मैनेजर को मैनेज करते, तो क्या मुकेश के बच्चे हर बिजनेस पे इक्वली ध्यान दे पाते? नहीं। क्या इफेक्टिव प्लानिंग हो पाएगी? नहीं। आर दे केपेबल ऑफ मैनेजिंग 200-300 बिजनेसेस? नो। आर दे केपेबल ऑफ मैनेजिंग 2-3 एसबीयूज? यस। एसबीयू वाले हेड्स को तो मैनेज कर ही सकते हैं ना वो, समझ गए क्या मेरी बात? इसीलिए ताकि हर बिजनेस को क्या मिले, इफेक्टिव प्लानिंग मिले, क्योंकि भाई वो जो ऊपर है वो ओनर सब कुछ तो मैनेज नहीं कर सकते, समझ गए? तो इसीलिए क्या जरूरी है, ग्रुप्स बनाना जरूरी है, ताकि हर बिजनेस को क्या मिले, इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल प्लानिंग। सही है कि नहीं? सो द पर्पस इज टू प्रोवाइड, क्या पर्पस है इस स्ट्रक्चर का? टू प्रोवाइड इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ट्रीटमेंट टू ईच वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस। सोचो आज अगर मुकेश के बच्चे या जो वो अगर हैंडल करें, तो हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट छूट जाए, किसी पे ज्यादा ध्यान दे दिया, किसी पे ध्यान ही नहीं दिया। इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके, तो 200-300-400 प्रोडक्ट्स होंगे, इनसे ज्यादा बिजनेस चल रहा होगा उनका। सोचो इतने पे अगर सब पे ध्यान देने जाए तो नहीं दे सकते सनमाई। तो सबको प्लानिंग इफेक्टिव नहीं मिल पाती थी पहले जब डिविजनल स्ट्रक्चर था, लेकिन उसके बाद ये नया स्ट्रक्चर आया, ये अच्छा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या किया उन्होंने, 200-300 बिजनेस को ग्रुप बना दिए, कुछ 10-12 का, बस 10-12 डिविजन उसमें डाल दिया, एसबीयूज में 10-12 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स बना दी। हर यूनिट का क्या डाल दिया, एक सीईओ। अब बस उनको क्या करना होता है, इन सीईओ के काम को मैनेज करना होता है। आगे बात सुन, चलो और सुनना, द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसबीयू आर, ये एसबीयू की बात कर रहा है। एसबीयू मतलब नॉट एसबीयू स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, एक वो जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप, एक ग्रुप की, समझ गए? अरे बहुत सारे होते हैं ना ग्रुप्स,
10 ग्रुप थे ना भी, उसमें एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम, किसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं, पूरे स्ट्रक्चर की नहीं पढ़ रहे, एक ग्रुप की। समझ गए कि एक ग्रुप क्या होता है? तो लिख लो इधर, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एसबीयू, नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसबीयू स्ट्रक्चर, नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसबीयू स्ट्रक्चर। समझ गए? अब सुनो, हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं सर, वो ग्रुप में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? पहला पॉइंट सर, हर ग्रुप क्या होता है? इट इज अ सिंगल बिजनेस। देखो, एक ग्रुप में या तो एक बिजनेस भी हो सकता है, मैंने कहा था ना, किसी ग्रुप में एक दो बिजनेस भी है, किसी में 5-6 भी हैं, किसी में 9-10 भी होंगे। सो इट कैन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल बिजनेस ऑल्सो, 2-3 बिजनेस और मल्टी, मतलब लॉट ऑफ बिजनेसेस ऑल्सो। समझ गए? तो एक ग्रुप जो होता है, एसबीयू जो होता है, उसके अंदर एक बिजनेस, सिंगल बिजनेस भी हो सकता है। इट कैन कंसिस्ट ऑफ सिंगल बिजनेस ऑल्सो, लाइक उसका सिंगल बिजनेस कौन सा है? टाटा एयरलाइंस। उस ग्रुप में तो एक ही आता है ना, एयरलाइंस में उसकी कितनी कंपनी है? एक ही है। उसका भी है क्या? उसमें भी ले रखी, एयरलाइंस में एक ही है, क्या पता होगी, चलो मान, एक बार अज्यूम मान लेते हैं एक ही है। समझ गए? तो किसी में एक ही है, किसी में 2-3 है, किसी में 5-6 है, किसी में 9-10 होंगी। समझ गए? सो इट इज अ सिंगल बिजनेस और अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस। टाटा मोटर्स में तो कितनी सारी थी। समझ गए? विच ऑफर्स स्कोप फॉर इंडिपेंडेंट प्लानिंग। सर, एक एसबीयू जो ग्रुप होता है, उसके अंदर एक सिंगल बिजनेस भी हो सकता है और कई बिजनेस भी हो सकते हैं, जो किसका स्कोप देते हैं, किसका मौका दे रहे हैं? इंडिपेंडेंट प्लानिंग का। क्योंकि हर एसबीयू का क्या होता है? एक अलग सीईओ होता है, तो उससे उसकी प्लानिंग एकदम क्या हो जाती है? इंडिपेंडेंट हो जाती है। वो अपनी प्लानिंग करेगा, हर एसबीयू का जो सीईओ है वो अपनी अपनी प्लानिंग करेंगे सब, and which might feasibly stand alone from the rest of the organization। एक बात बताता हूं, टाटा मोटर्स बिल्कुल स्टैंड अलोन करती है। स्टैंड अलोन का मतलब वो अपने पैरों पे खड़ी है, उसका लेने देना बाकी से किसी से भी नहीं होता। आज अगर टाटा मोटर्स की बाकी सब कंपनियां बंद हो जाए तो भी टाटा मोटर्स अपने आप में एक पूरी क्या है, आपका वो जो पढ़ते हो आप, अपने आप में वो सेपरेट लीगल एंटिटी है भाई, उसको अपने अलग कंपनी है, पूरी कंपनी भाई, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट which stands alone on its feet, है ना? इट इज नॉट रिलेटेड टू अदर्स भाई, बाकियों के चलने या ना चलने से उस पर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। सनमाई के मेरी बात, इट इज इंडिपेंडेंट एकदम। सारी एसबीयूज क्या होती है? अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, उनका बाकियों से कोई, उनका बाकियों के ऊपर कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं। दे स्टैंड अलोन ऑन देयर ओन। प्रॉफिट लॉस उनका खुद का इंडिविजुअल होता है। समझ गए? आप अगर अभी वो शेयर बाजार खोलोगे तो आपको हर कंपनी उसकी अलग दिखेगी, वहां पे कोई टाटा ग्रुप थोड़ी दिखता है, वहां दिखता है टाटा मोटर्स अलग कंपनी है, टाटा स्टील अलग कंपनी है, टाटा केमिकल्स अलग कंपनी है, टाटा टीसीएस अलग कंपनी है, उसका शेयर अलग होगा। सारी कंपनी अपने आप में क्या होती है? बिल्कुल अलग होती है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, कोई रिश्ता नहीं होता है। 2-3 कंपनी एक साथ आ जाएगी तो इंडिपेंडेंट नहीं होगी? नहीं, वो ग्रुप तो इंडिपेंडेंट है ना। टाटा मोटर्स, इसमें कितनी कंपनीज थी पता है तेरे को? टाटा पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, जैगुआर, लैंड रोवर, इस ग्रुप में टाटा मोटर्स है ना, इस ग्रुप में होंगे बहुत सारी, लेकिन ये तो अपने आप में क्या है? टाटा मोटर्स, ये तो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसका बाकियों से तो कोई लेने देना नहीं है, ये कह रहे हैं वो। चलो एक और बात, हर ग्रुप के क्या होते हैं? हर ग्रुप, ईच ग्रुप हैज इट्स ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। सही बात है, टाटा मोटर्स के कॉम्पिटिटर्स अलग होंगे। मोटर्स में उसके कॉम्पिटिटर कौन है? हुंडई, मारुति, फोर्ड, है ना, होंडा, ये। अच्छा, होटल्स में उसके कॉम्पिटिटर कौन है? वो अलग है। हॉस्पिटल्स में अलग कॉम्पिटिटर्स हैं, केमिकल्स में अलग है, घड़ी में अलग है। हर ग्रुप में उसके कॉम्पिटिटर्स क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, सेपरेट कॉम्पिटिटर्स होते हैं। सो ईच ग्रुप हैज इट्स ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। सही है कि नहीं? एसी में अलग होंगे, है कि नहीं? एसी में उसके कॉम्पिटिटर्स अलग है। अच्छा एक और बात, हर ग्रुप का क्या होता है? एक मैनेजर होता है, या सीईओ बोल दो आप, सीईओ भी मैनेजर बोल सकते हैं, सीईओ बोल सकते हैं। हर ग्रुप का एक क्या होता है? एक हेड बना देते हैं हम। समझ गए? जिसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजर, सीईओ, वट एवर यू कॉल इट,
हु हैज, जिसकी क्या जिम्मेदारी होती है, जिसकी जिम्मेदारी क्या है बेटा, हर ग्रुप का एक मैनेजर होता है, हु हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, उसकी जिम्मेदारी होती है पूरी ग्रुप की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना एंड उसकी प्रॉफिट का ध्यान रखना, मतलब वही प्रॉफिट को की प्रॉफिट होना चाहिए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट ऑल्सो एंड हु हैज कंट्रोल ऑफ प्रॉफिट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, और उसके पास अथॉरिटी भी होती है इतनी, कंट्रोल ऑफ प्रॉफिट इन्फ्लुएंसिंग, अरे अथॉरिटी दी है ना वो, तो तभी तो मैनेज करेगा वो, समझ गया क्या, वो फुल अथॉरिटी होती है उसके पास उसको मैनेज करने की। तो ये होता है आपका एसबीयू ग्रुप। एक ग्रुप की हमने पढ़ी विशेषताएं, क्या क्या पढ़ी सर, एक ग्रुप क्या होता है, एक ग्रुप में एक सिंगल बिजनेस भी हो सकता है और कई मैनी बिजनेसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर हर ग्रुप के अपने क्या होते हैं, ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स होते हैं, हर ग्रुप में अलग आपके राइवल्स होंगे, सही है। फिर तीसरी बात हमने क्या बोली, हर ग्रुप का क्या होता है, एक मैनेजर होता है, फिर उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, उस पूरी ग्रुप की पूरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना, उसको चलाना, उसका प्रॉफिट परफॉर्मेंस, सब कुछ उसकी जिम्मेदारी होती है, और इसके लिए उसके पास पावर्स भी पूरी होती है, फुल पावर्स होती है, तभी तो जिम्मेदारी तो तभी लेगा ना, अथॉरिटी दोगे तभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, याद है फ्योल। सोचो किसी को तुमने जिम्मेदारी दे दी, अथॉरिटी नहीं दी, ऐसे हो सकता है क्या, काम ही नहीं चलेगा। चलो अभी सुनना, अभी तो चालू है। हर एसबीयू में क्या होते हैं सर, एटलीस्ट कम से कम कितने लेवल्स होते ही होते हैं, तो ये वर्ड समझे कि मैंने क्या बोला था, कितने लेवल्स हो गए, एक तो कॉर्पोरेट लेवल, जो मेन टाटा का ग्रुप है, टाटा ग्रुप कॉर्पोरेट स्टाफ, वो पहला लेवल। फिर ये जो सीईओ है, अलग अलग सीईओ ग्रुप्स के, ये हो गया सेकंड लेवल। फिर इसके नीचे आ गया, कितनी डिविजन्स होती हैं, एक ग्रुप में बहुत सारी डिविजन्स है, तो उनका डिविजनल मैनेजर, ये हो गया थर्ड लेवल। और हर डिवीजन में भी क्या होता है, फंक्शनल मैनेजर्स, तो वो हो गया चौथा लेवल। तो बोलो सर ये तो चार हो गए, आप तो तीन बोल रहे हो, बेटा उसने बोला एटलीस्ट कितने होते हैं, तीन, कम से कम तीन तो स्टाफ, तीन तो लेवल्स होंगे ही होंगे, समझ गए क्या। सो एसबीयू स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट, इसमें तीन लेवल्स होते ही होते हैं, एक कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स एट द टॉप, फिर सेकंड लेवल पे क्या होता है, एसबीयू का जो मैनेजर होगा, एसबीयू सीईओ, हर एसबीयू का सीईओ, एसबीयू ग्रुप एट द सेकंड लेवल, एंड थर्ड क्या होता है, डिविजन। समझ में आ गए, तो तीन लेवल्स इसमें होते ही होते हैं, एटलीस्ट तीन तो होंगे ही होंगे, चार भी हो सकते। देखो भाई, और अब तो मेन, अब देखो मेन सारी बातें हो चुकी है, अब तो रिपीट करेगा बस। एसबीयू इज अ पार्ट ऑफ लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ट्रीटेड सेपरेटली। एसबीयू क्या होता है, एक ग्रुप की बात चल रही है सर, हर ग्रुप क्या होता है, इट इज अ पार्ट, वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होता है, ठीक है, और जो सेपरेटली ट्रीट किया जाता है बाकियों से, उसको अलग ट्रीट किया जाता है फॉर मैनेजमेंट पर्पसेस। द कॉन्सेप्ट ऑफ एसबीयू इज हेल्पफुल इन क्रिएटिंग एन एसबीयू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या फर्जी लाइन है एड़ा क्या फर्जी लाइन, दो कौड़ी की लाइन, कुछ तो ढंग का लिखता। और सुनो, एसबीयू इट इज अ सेपरेट पार्ट ऑफ लार्ज बिजनेस सर्विंग द प्रोडक्ट मार्केट्स विद रेडिली आइडेंटिफाइबल कॉम्पिटिटर्स। सर फिर वही बात कि इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं सेपरेट, और जो सेपरेट होती हैं एक दूसरे से, और जिसमें उसके क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स होंगे। इट इज क्रिएटेड बाय एडिंग अनदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन अ डिविजनल स्ट्रक्चर। हाँ ये कुछ अच्छी बात है सर, पुराना वाला स्ट्रक्चर याद है डिवीजन, उसमें कितने लेवल्स होते थे, उसमें भी तीन होते थे, पहला वाला कॉर्पोरेट सेकंड होता था डिविजनल, तीसरा होता था हर डिवीजन के अंदर क्या होता है, फंक्शनल मैनेजर। तो सर अगर इसमें एक बीच में ऐड कर दो तो वो क्या बन जाएगा, एसबीयू नहीं बन जाएगा। सोचो, इसको मैं मिटा दूं, इसको बीच वाले को मिटा देता हूं, है ना, ये सीईओ हटा देता हूं, ये लो सर, ये ग्रुप भी हटा दिए। सोचो तुम्हारे कोई ग्रुप्स नहीं थे, सोचो टाटा के कोई ग्रुप्स नहीं अगर होते, अगर ग्रुप्स नहीं होते तो कितनी कंपनी होती, 100-150 कंपनी, हर कंपनी अलग अलग, हर सब डिविजन है, एक तरीके से डिविजन होती 100 डिविजन, हर डिवीजन का क्या होता है, एक डिवीजन मैनेजर, और हर डिवीजन के अंदर भी क्या होता, अरे हर डिवीजन में क्या होता, डिविजनल मैनेजर, समझ गए, हर डिवीजन का एक डिविजनल मैनेजर होता। तो एक तो ये लेवल, ये डिविजनल, और हर के अंदर क्या होता है, एक
फंक्शनल मैनेजर्स भी होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एचआर। तो ये फंक्शनल मैनेजर हर डिवीजन में, फंक्शनल मैनेजर्स हर डिवीजन में। तो सोचो 100-200 डिविजन्स, उसके अंदर फंक्शनल मैनेजर्स। तो 3 लेवल्स। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? डिविजनल। हम क्या बना रहे हैं? जो हमने पिछले पहले पढ़ा था, डिविजनल स्ट्रक्चर। डिवीजन में 3 लेवल्स होते हैं। कॉर्पोरेट लेवल सेकंड वाला होता है ये डिविजनल मैनेजर्स, थर्ड होता है फंक्शनल मैनेजर्स। लेकिन अगर हम इसमें एक बीच में क्या ऐड कर दें सर, एक लेयर ऑफ मैनेजमेंट, एक नई लेयर घुसा दें, ग्रुप्स बना दें, ग्रुप्स। ये सारी 3-4-5 डिविजन्स का एक ग्रुप बना दें अगर हम, और उसके ऊपर क्या लगा दें? एक एसबीयू बना दें उसकी, और एक सीईओ बना दें। एक लेवल ही ऐड कर दिया तुमने, एक लेयर ऑफ मैनेजमेंट ऐड कर दी बीच में, तो एक कौन सी बन जाती है? तो अगर डिविजनल स्ट्रक्चर में अगर हम एक बीच में लेयर ऑफ मैनेजमेंट ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है? एसबीयू बन जाता है। लाइन समझ में आ गई? अरे लाइन समझ में आ गई बस। सो याद रखिएगा, इट इज क्रिएटेड। एसबीयू कैसे क्रिएट होता है? कुछ नहीं, एक लेयर ऑफ मैनेजमेंट डाल दी। तुम्हें क्या लगता है कि जो मुकेश अंबानी है ना, एक जमाने में उसका डिविजनल स्ट्रक्चर था, उसने एसबीयू कैसे बनाया होगा? पहले पुराने वाले को पूरा खत्म करते हैं क्या? नहीं, सिर्फ क्या किया, बीच में एक लेयर डाल दी कि भाई अब से ये 4-5 डिविजन हैं, अब से इसको मैं मैनेज करने नहीं आया करूंगा, अब कौन करेगा इसको मैनेज? ये फलाने अंकल जी करेंगे, एसबीयू मैनेजर। समझ गया? इसका एक सीईओ बना दिया हमने, तो वो मैनेज करेंगे बस। उस दिन से वो ऐड हो गया, उस दिन से वो कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? एसबीयू। तो डिविजनल स्ट्रक्चर में एक लेयर ऐड करते ही वो क्या बन गया? एसबीयू स्ट्रक्चर बन गया। सही है कि नहीं है? कोई डाउट हो तो बताओ, बताओ बताओ। समझ में आ गई ये बात? सिंपल है। चलो, और ये जो ग्रुपिंग हम करते हैं, सुनो सर, ये ग्रुप्स कैसे बनाते हैं? अरे कुछ नहीं, जो सिमिलर नेचर के बिजनेस होते हैं ना, उनको हम ग्रुप बना देते हैं जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, सिमिलर सा लेवल, जो सिमिलर प्रोडक्ट्स है। समझिए, अब खाने पीने के आइटम एक में डाल दिए हमने, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सारे एक में डाल दिए हमने, होटल वोटल सारे जितने भी 4-5 बिजनेस थे वो एक में डाल दिए हमने, गाड़ी वाले सारे जितने थे वो टाटा मोटर्स में डाल दिए, ऐसे करके। समझ गया मेरी बात? तो ग्रुप्स कैसे बनाते हैं भाई, ये भी लिखा हुआ है। सो कैसे बनाते हैं ये स्ट्रक्चर? इट इज क्रिएटेड बाय एडिंग अनदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन अ डिविजनल स्ट्रक्चर आफ्टर द डिविजन्स हैव बीन ग्रुप्ड अंडर अ डिविजनल टॉप मैनेजमेंट अथॉरिटी बेस्ड ऑन द स्ट्रेटेजिक कॉमन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। तो जिन जिन बिजनेसेस का कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन मतलब सिमिलर सा काम है जिनका, उनको हम एक ग्रुप में बना देते हैं, उनका एक ग्रुप बना देते हैं बस। चलो, वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, अब फिर वही बातें कर रहा होगा कहीं ना कहीं, पढ़ लो, चलो पढ़। वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस पर्टिकुलरली दोज रनिंग इनटू सेवरल प्रोडक्ट्स। तो जो जो लार्ज कॉर्पोरेशन है जिनके सेवरल प्रोडक्ट्स हैं और जो बहुत सारी लोकेशंस पे ऑपरेट कर रहे हैं, पूरा व्यापार फैला हुआ है जिनका, समझ गए, विच आर एक्सट्रीमली डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अलग अलग बिजनेस है, बिल्कुल डाइवर्स है, डाइवर्सिफाइड है, दे कैन बी बेटर मैनेज्ड बाय क्रिएटिंग एसबीयू। तो सर वो ज्यादा बेहतर तरीके से किस स्ट्रक्चर से मैनेज हो सकते हैं? इससे। तो जिन जिन कंपनीज के इतने सारे बिजनेस हैं, अलग अलग लोकेशंस पे ऑपरेट कर रहे हैं, समझ गए, अलग अलग ऑपरेशंस अलग अलग लोकेशंस पे ऑपरेट कर रहे हैं, अलग अलग एनवायरमेंट के फैक्टर्स उनको अफेक्ट कर रहे हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, अलग है, बिल्कुल दूर दूर तक, बहुत कोई रिश्ता ही नहीं सर। तो अगर ऐसा बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो उसे ज्यादा बेहतर तरीके से किससे मैनेज किया जा सकता है? इस वाले स्ट्रक्चर से बढ़िया मैनेज किया जा सकता है। और अभी लेटेस्ट यही है, इसके बाद तो अभी तक कुछ और नहीं आया। मतलब जो आए हैं वो चुन्नू मुन्नू छोटे वाले स्ट्रक्चर्स हैं, बड़ी कॉर्पोरेशंस के लिए कोई इसके बाद अभी तक कोई लेटेस्ट स्ट्रक्चर नहीं आया। ऑल द लार्ज कॉर्पोरेशंस इन द वर्ल्ड आर मैनेज्ड लाइक दिस। समझ में आ गई मेरी बात? चलो, अब इसकी इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस फिनिश। लो भाई, डिसएडवांटेज अभी तक इसमें कुछ मिला नहीं। क्या डिसएडवांटेज बोलोगे? कॉस्ट हाई है। अबे तो बिजनेस भी तो इतना सारा कर रहे हो तुम, इतने बड़े बिजनेस चला रहे हो, 100 200 300, और कॉस्ट की फिक्र कर रहे हो। बोले यार इसमें हाई कॉस्ट लगती है, हाई कॉस्ट तो लगेगी ना, व्यापार इतना बड़ा है, कॉस्ट तो हाई लगेगी। सही है कि नहीं? तो वहां वो इसमें कोई डिसएडवांटेज बोला ही नहीं। देखो आप समझ गए ना, ये आप बात समझ रहे हो? क्योंकि अभी तक इसके बाद कुछ आया ही नहीं कोई स्ट्रक्चर। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये सही चल रहा है। समझ रहे हो? आपने हर स्ट्रक्चर में क्या पढ़े?
एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, अभी तक इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इट इज लाइक ऑलमोस्ट परफेक्ट, अभी सही चल रहा है। तो इसके फायदे ही फायदे हैं। अब आप देखो, पहला फर्स्ट पॉइंट एडवांटेज, बहुत बार पूछा जाता है बेटा, बहुत बार। एडवांटेज नंबर 1, सर एसबीयू स्ट्रक्चर का पहला एडवांटेज क्या है? एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिविजन्स हैविंग सिमिलर इंटरेस्ट। तो जो डिविजन्स सिमिलर इंटरेस्ट है, जैसे टाटा मोटर्स में 4-5-6 डिविजन्स है, उसकी सबका सिमिलर कॉमन इंटरेस्ट है, तो ऐसी डिविजन्स की लिए कोऑर्डिनेशन क्या हो जाता है यहां पे, बेटर हो जाता है, क्योंकि आपने उनका ग्रुप बना के क्या कर लिया सर, एक हेड अपॉइंट कर दिया, तो उनके बीच में अच्छा लेवल का कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। अदरवाइज सोचो डिविजन स्ट्रक्चर में क्या होता था, 5-6 डिविजन ऐसे, तो किसी पे ध्यान दिया, किसी पे उतना नहीं दिया, दिक्कत हो जाती थी। आपने यहाँ वो काम ही खत्म हो गया, सारे सिमिलर वाले बिजनेस को एक ग्रुप बना दिया आपने, तो और उसके ऊपर एक सीईओ बना दिया, तो उनकी बढ़िया से प्लानिंग हो रही है, अच्छे से उनमें कोऑर्डिनेशन हो रहा है। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? पहला फायदा क्या है? बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिविजन्स हैविंग सिमिलर इंटरेस्ट। दूसरा, सर इट फैसिलिटेट्स, फैसिलिटेट मतलब क्या होता है, कोई चीज को आसान बना देना। सो इट फैसिलिटेट्स द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सर बेटर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी डिविजन्स है, आप उनको और बेहतर तरीके से क्या कर पाओगे, अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे, अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाओगे। नहीं तो इतनी लार्ज 100, 200, 300 बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकते इस स्ट्रक्चर के बिना। समझ में आ गई मेरी बात? तो लार्ज और डाइवर्स बिजनेसेस को हम ज्यादा बेटर तरीके से मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं, उसको आसान बना देता है। बहुत आसान हो गया। नहीं तो आज मुकेश के बच्चे मैनेज नहीं कर सकते थे 200-300 बिजनेस, नहीं कर सकते, तुम भी जानते हो। 200-300 डिविजनल मैनेजर्स को मैनेज कर सकते हैं क्या वो? डू दे हैव दैट मच ऑफ टाइम? नो। बट क्या 10-12 ग्रुप्स को मैनेज कर सकते हैं? यस। तो आज जब उसने बंटवारा किया है तो कैसे घेर दिया, बस बोले ये 2-3 ग्रुप तू पकड़ ले, बेटी को दे दिए, 2-3 ग्रुप बड़े बेटे को, 2-3 ग्रुप छोटे बेटे को, 1-2 अपने पास रख लिया, ऐसे करके। तो वो ग्रुप्स को तो मैनेज कर ही सकते हैं ना, समझ गए? नेक्स्ट सर एक और, सर इट फिक्सेस अकाउंटेबिलिटी एट द लेवल ऑफ डिस्टिंक्ट बिजनेस यूनिट्स। आज मुकेश के बच्चों को हर चीज की हेडिक थोड़ी लेनी पड़ती है, हेडिक कौन लेगा? उस एसबीयू का सीईओ। तो हर ग्रुप का क्या है, एक सीईओ, और वो पूरी प्लानिंग सब कुछ उसकी जिम्मेदारी है साहब। तो ऊपर वाले एकदम क्या हो गए, रिलैक्स। तो अकाउंटेबिलिटी कहां पर है, एकदम किसकी जिम्मेदारी होती है? आज अगर टाटा मोटर्स का प्रॉफिट अच्छा नहीं हुआ तो मुकेश के बच्चे किसको पकड़ेंगे? टाटा मोटर्स के सीईओ को, सिंपल। बोला हाँ भाई, उसको बुलाएंगे, बोला मिलने आ 10 बजे, क्या हुआ, प्रॉफिट क्यों अच्छा नहीं हो रहा तेरा, बस। सो द अकाउंटेबिलिटी इज एट द डिस्टिंक्ट बिजनेस यूनिट लेवल। समझ गए मेरी बात? तो वो जो एसबीयू है, एसबीयू लेवल पर क्या है, पूरी अकाउंटेबिलिटी है, सारी जवाबदेही उसी की है कि प्रॉफिट अच्छा क्यों नहीं हो रहा, काम अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, जो भी है। नेक्स्ट सर, ये स्ट्रक्चर में बहुत बेहतर तरीके से क्या कर सकते हो आप, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आप बेटर कर पाओगे। सोचो अगर आप ये ग्रुप्स नहीं बनाते, 200-300 बिजनेस आपके होते, तो आप ज्यादा अच्छा तरीके से एलोकेशन कर सकते थे क्या? नहीं। तो किसी पे ज्यादा दे देते, किसी पे आपने दिए ही नहीं, भूल गए देना। वही वाली बात है, 200-300 बिजनेस को मैनेज करना आसान नहीं है, लेकिन 10-12 ग्रुप्स को आसान है। समझ गए? तो ये स्ट्रक्चर के अंदर देयर इज बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। समझ गए? रिसोर्सेज को आप और बेहतर तरीके से आप क्या कर सकते हो, एलोकेट कर सकते हो। जो एसबीयू अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको ज्यादा दे दो, और जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे उनके रिसोर्सेज डिक्रीज कर सकते हो। ज्यादा बेहतर तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, रिसोर्सेज का एलोकेशन कर सकते हो। ये सारी बातें चाहो तो आप दिमाग में सेट कर लो। क्या होता है इस स्ट्रक्चर के फायदे? पहला फायदा क्या था इसमें? सर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द क्या बोलते हैं, डिविजन्स, है ना? तो अच्छा कोऑर्डिनेशन यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाता है। समझ गए? फिर दूसरा हमने क्या बोला? सर बेटर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। सही बात है, आपका बिजनेसेस के ऊपर जो लार्ज बिजनेस है, इतना बड़ा व्यापार है आपका, साम्राज्य, उसको आप बेटर मैनेजमेंट और कंट्रोल उस पर कर सकते हो। तीसरा आपने क्या बोला? सर अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हो आप कि भाई उसकी जिम्मेदारी है। सही है, ठीक है। इट और क्या है? बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट हेल्प्स एलोकेटिंग द कॉर्पोरेट रिसोर्सेज इन द एरियाज विद ग्रेटेस्ट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो देखो टाटा में
क्या सभी पे वो इक्वल एलोकेशन करते हैं क्या रिसोर्सेज का? नहीं, टाटा मोटर्स को ज्यादा देते हैं। क्यों? काम भी तो अच्छा करके दिखा रही है वो। तो जो एसबीयू अच्छा परफॉर्म करेगी उस पे यू कैन गिव मोर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड दोज हु आर नॉट परफॉर्मिंग गुड उस पे आप डिक्रीज भी कर सकते हो, तो आप बेटर तरीके से एलोकेशन कर पाओगे। सही है कि नहीं? लास्ट पॉइंट सर, इट मेक्स द टास्क ऑफ स्ट्रेटेजिक रिव्यू बाय टॉप एग्जीक्यूटिव्स। मुकेश के बच्चे, सर मुकेश के बच्चे आज आज उनका काम सिर्फ क्या रह गया? उनको सारे बिजनेसों की प्लानिंग नहीं करनी होती। प्लानिंग तो वो कर लेगा ना, एसबीयू का जो सीईओ है। उनको सिर्फ क्या करना है? स्ट्रेटेजिक रिव्यू। जैसे होता है ना ऊपर से बैठ के जज करते हैं, बस ऐसे देखा टीवी शोज वगैरह में। तो बस उनका काम आज की डेट में क्या रह गया? रिव्यू करने का, कि तुम काम कैसा कर रहे हो, बस तुम्हें मैनेज करना है। समझ गए? वो जो सीईओ जो होते हैं 10-12, आज टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप में 10-12 सीईओ होंगे, तो वो जो ऊपर वाले लोग हैं टॉप एग्जीक्यूटिव्स, उनको सिर्फ क्या करना पड़ता है? क्या करना है उनको? थोड़ा बहुत वो सिर्फ स्ट्रेटेजिक रिव्यू करते हैं, उनके काम को रिव्यू करते हैं कि भाई अच्छा ये तुम्हारा काम था, तुमने इसको कैसा किया, ये और वो, दैट्स इट। सो इट मेक्स द टास्क ऑफ स्ट्रेटेजिक रिव्यू बाय टॉप एग्जीक्यूटिव्स मोर ऑब्जेक्टिव एंड मोर इफेक्टिव। तो रिव्यू और ज्यादा बेटर हो जाता है अगर आपको सिर्फ 10-12 मैनेज करने हैं तो। लेकिन अगर सोचो 200-300 डिविजन मैनेजर्स को मैनेज करना होता तो मुश्किल होता रिव्यू करना। बट इन दिस स्ट्रक्चर द रिव्यू बिकम्स मोर इफेक्टिव एंड मोर ऑब्जेक्टिव। आसान हो गया ना, वो ज्यादा और बेहतर तरीके से कर सकते हो क्योंकि सिर्फ आपको 10-12 जनों को मैनेज करना है। It allows strategic planning to be done at the most relevant level within the total enterprise। सर इस स्ट्रक्चर की एक खासियत ये भी है कि यहां पे जो प्लानिंग हो रही है वो एकदम रेलिवेंट लेवल पे हो रही है, जिसको करनी चाहिए वही कर रहा है प्लानिंग। समझ में आएगी नहीं आई मेरी बात? तो पूरे ग्रुप की प्लानिंग कौन करता है? उसका सीईओ प्लानिंग करता है। समझ गया मेरी बात? टाटा मोटर्स का अलग सीईओ है, टाटा एयरलाइंस का अलग है, टाटा होटल्स का अलग है, टाटा हॉस्पिटल्स का अलग है, टीसीएस का अलग है, आईटी टेक्नोलॉजी का अलग है, केमिकल्स टाटा स्टील का अलग है। समझ गए? टाटा वो क्रोमा का अलग होगा। समझ गए? ऐसा करो। तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, कोई भी एग्जांपल ले लो। जैसे टाटा है तो ये होगी मेन टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप, ग्रुप की बात है, ग्रुप हो गया। ये तो हो गया पहला लेवल। दूसरा लेवल क्या होता है? दो ग्रुप्स बना दिए जैसे इन्होंने। मान लो टाटा के दो ही ग्रुप्स हैं सिर्फ, मान लेते हैं एक टाटा मोटर्स और एक मान लेते हैं उसका एफएमसीजी फूड। ठीक है, तो मोटर्स में उसके कितने बिजनेस है? वैसे तो 3 से भी ज्यादा है, इसमें तो 3 ही जगह ना, 1 2 3। पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, ऐसे करके बहुत सारे। और फिर वो जैगुआर एक डिवीजन वो, एक लैंड रोवर एक डिवीजन वो, तो 4-5 डिवीजन हो गई एक एसबीयू के अंदर। ये एसबीयू है, 1 2 देखो 4-5 डिवीजन। फिर एफएमसीजी में भी बहुत सारी चीजों में वो नमक वमक, कितनी सारी चीजों में नमक, चाय पत्ती और बहुत सारी चीजें। समझ गए? तो ऐसे करके होता है। फिर देखो तो पहला लेवल एक ये होता है, दूसरा लेवल टाटा मोटर्स का जो मतलब ग्रुप है एसबीयू ग्रुप, ये हो गया सेकंड लेवल। तीसरा कौन सा होता है? डिविजनल मैनेजर्स कौन से लेवल होते हैं? तीसरे। और हर डिवीजन के अंदर भी क्या होता है? फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं। तभी तो बोला था इन दिस स्ट्रक्चर देयर आर एटलीस्ट 3 तो लेवल होते ही होते हैं। समझ में आई कि मेरी बात? पक्का? तो बस इतना ही है ये स्ट्रक्चर। और अपन कल पढ़ेंगे अपन नेटवर्क और आर ग्लास। अब वो मेन पूरे 4-5 खत्म हो गए। जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं कहां से चालू होते हैं? सिंपल जब छोटा पढ़ने लगता है तो फंक्शनल छोटा पड़ता है तो डिविजन छोटा पड़ता है तो मल्टी डिविजन, और फिर ये हो गया। तो ये 5 खत्म। अब जो 3 बचे ये बिल्कुल अलग है, रेडिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं इनको। रेडिकल मतलब बिल्कुल डिफरेंट। समझ गए? तो ये मेन 5 होते थे जो सीक्वेंस में आते थे। अब तो 3 और फिर खत्म। तो बेटा इसको पढ़िएगा अच्छे से।